नमस्कार, इकोनॉमी टुडे में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कारोबार जगत की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, साथ ही बताएंगे क्या कुछ खास है। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं टॉप लाइंस पर। संसद से पारित हुआ वित्त विधेयक 2024 राज्यसभा में विस्तार से चर्चा के बाद लोकसभा को लौटाया। बुधवार को लोकसभा ने दी थी वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी। कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी से देश तीव्र गति से कर रहा है विकास। राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, आवासीय घरों की बिक्री 2023 में सबसे ज्यादा। दोहराया, पीएम जनधन खाता धारकों को न्यूनतम शेष राशि की जरूरत नहीं। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के कार्यान्वयन से घटिया कम लागत वाले चमड़े के उत्पादन के आयात को रोकने में मिलेगी मदद। 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2024 में बोले केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल। कहा, जल्दी भारत इस क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगा। और आज बढ़त के साथ खुले भारतीय शेयर बाजार। सेंसेक्स 792.64 की बढ़त के साथ 79,678 पर और निफ्टी 235 से अधिक अंकों की बढ़त के साथ 24,352.75 पर खुला। गुरुवार को लाल निशान के साथ बंद हुआ था बाजार। और आइए अब सबसे पहले बात करते हैं दरअसल वित्त विधेयक को लेकर। संसद से वित्त विधेयक 2024 पारित हो गया है। राज्यसभा में गुरुवार को वित्त विधेयक 2024 पर विस्तार से चर्चा के बाद लोकसभा को लौटा दिया गया है। इससे पहले लोकसभा ने बुधवार को वित्त विधेयक 2024 को मंजूरी दे दी थी। वित्त विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि सरकार ने कैपिटल एक्सपेंडिचर में लगातार बढ़ोतरी की है, जिससे देश तीव्र गति से विकास कर रहा है। Effective capital expenditure can be pegged at 15.02 lakh crores or 18% over 23-24. So we are continuously, since after COVID, emphasizing and spending higher and higher amounts in capital expenditure. We can always say global challenge and leave it at that. But each one of the challenge has an impact on India, and despite that, since after COVID, with this emphasis given on capital expenditure, whose multiplier effect, whose traction is so much in the economy, which is an established theory that you spend on capital and you reap the benefit of sustained growth, that multiplier effect has sustained India as a fastest growing economy continuously since after COVID. वित्त मंत्री ने राज्यसभा में दोहराया कि पीएम जनधन खाता धारकों को न्यूनतम शेष राशि की जरूरत नहीं है, इसलिए उन पर कोई शुल्क या जुर्माना नहीं लगाया जाता है। उन्होंने बताया कि देश में लगभग 65 करोड़ बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट खाता धारक हैं, जिनमें 52 करोड़ जनधन खाते में शामिल हैं। इनमें से किसी को भी न्यूनतम शेष ना बनाए रखने के लिए दंडित नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उन्हें 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा भी दी जाती है। जनधन खाता धारकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा और 1 रुपए कार्ड भी दिया जाता है। वहीं केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में बॉयलर विधेयक 2024 पेश किया। ये बॉयलर अधिनियम 1923 को निरस्त करेगा। व्यापार करने में आसानी के लिए विधेयक MSME क्षेत्र सहित बॉयलर उपयोगकर्ताओं को लाभान्वित करेगा, क्योंकि विधेयक में गैर अपराधीकरण से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। प्रस्तावित विधेयक सुरक्षा को बढ़ाएगा, क्योंकि विधेयक में बॉयलर के अंदर काम करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बॉयलर की मरम्मत योग्य और सक्षम व्यक्तियों द्वारा किए जाने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि 2 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने मौजूदा बॉयलर अधिनियम 1923 को निरस्त करने और संसद में बॉयलर विधेयक 2024 पेश करने की मंजूरी दी थी। इसके साथ ही केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि गुणवत्ता नियंत्रण आदेश QCO के कार्यान्वयन से घटिया कम लागत वाले चमड़े के उत्पादों के आयात को रोकने में मदद मिलेगी और भारतीय फुटवेयर उद्योग को अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने में मदद मिलेगी।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में 8वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फुटवेयर मेला 2024 का उद्घाटन समारोह में ये बात कही। QCO दिशा निर्देशों को उदार बनाने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र खुदरा विक्रेताओं को ऑर्डर के आवेदन के बाद मौजूदा फुटवेयर स्टॉक के निपटान के लिए 2 साल का समय देगा। उन्होंने बताया कि 72,000 जोड़े तक के फैशन फुटवेयर विनिर्माण को QCO से नहीं गुजरना होगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही भारत इस क्षेत्र में पूरे विश्व में नंबर 1 पर होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय मेला 10 अगस्त तक आयोजित किया गया है। Government's efforts to take the entire industry to better quality standards will help save your industry from unfair competition. It will help save you from substandard products which are imported and against which you are required to compete. It will help inculcate a spirit of quality in the domestic manufacturers, and that is the only way we can become a world-class manufacturer of quality footwear. We have further liberalized whatever we had discussed, so fashion footwear up to 72,000 pairs will not have to go through a QCO. Similarly, we have allowed 2 years for disposal of the old stock. तो जाहिर तौर पर इस क्षेत्र में रोजगार के भी अनेकों अवसर, और केंद्रीय मंत्री का मानना यही था कि इस क्षेत्र में करीब 1 करोड़ रोजगार के जो अवसर हैं वो आने वाले समय में मिल सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। खासतौर से रिजर्व बैंक ने टॉपअप होम लोन के बढ़ते ट्रेंड पर चिंता जाहिर की है। RBI का मानना है कि लोग इस पैसे का इस्तेमाल शेयर बाजार जैसे सट्टा निवेश में कर रहे हैं। बैंक और NBFC को लोन के इस्तेमाल की निगरानी करने की सलाह दी गई है। RBI ने ये सुनिश्चित करने को कहा है कि लोन सट्टा निवेश में उपयोग ना हो। इसका उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना होना चाहिए। आपको बता दें कि बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां भी गोल्ड लोन जैसे अन्य गारंटी वाले कर्ज पर टॉपअप की पेशकश कर रही हैं। टॉपअप कर्ज खुदरा कर्ज के साथ साथ होम लोन के ऊपर लिया जाने वाला कर्ज है। इसके साथ ही RBI ने UPI के जरिए टैक्स पेमेंट की लिमिट भी बढ़ा दी है। आपको बता दें, RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि UPI भुगतान का जो है वो सबसे पसंदीदा तरीका बन चुका है। अभी UPI के लिए टैक्स पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए है, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया गया है। RBI के मुताबिक UPI यूज़र बेस 42 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। हालांकि यूज़र्स बेस में अभी और विस्तार की संभावना है। UPI में डेलीगेटेड पेमेंट शुरू करने का भी प्रस्ताव है। और आइए अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की तरफ। पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की। क्या स्थिति बनी हुई है गिफ्ट निफ्टी में? आप देख सकते हैं 19 अंकों करीब 19.50 अंकों की बढ़ोतरी के बाद आज शुरुआती तौर पर ये देखा गया है 24,391 पे। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए निफ्टी 50 की भी, तो आप देख सकते हैं 235.75 अंकों की बढ़त यहाँ नज़र आ रही है, जिसके बाद ये 24,352.75 पे नज़र आया शुरुआती तौर पे। और इसके साथ ही सेंसेक्स की भी अगर बात की जाए तो यहाँ भी हरा निशान नज़र आया। 792.64 अंकों की बढ़त नज़र आई शुरुआत में, जिसके बाद ये 79,678.86 पे कारोबार करता हुआ नज़र आया। और हरे निशान के बीच आज जो टॉप गेनर्स रहे हैं उनकी अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं आयशा मोटोकॉर्प, ONGC, LTIM, हिंडाल्को और इन्फी, ये आज के टॉप गेनर्स में शामिल हुए हैं हरे निशान के साथ। और आइए इकोनॉमिक टुडे में अब बात करते हैं आज के फोकस की। देश में विकास के साथ मूलभूत बुनियादी सुविधाएं और लोगों के रहने की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार ने पिछले 1 दशक में मिशन मोड में काम किया है। अलग अलग योजनाओं के जरिए शहरी विकास को बढ़ावा मिला है, जिस वजह से साल 2023 में आवासीय घरों की बिक्री अभी तक सबसे ज्यादा दर्ज की गई है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर सरकार का फोकस रहा है, जिस वजह से कई योजनाओं के जरिए देश में बुनियादी ढांचे को लगातार मजबूती मिल रही है।
शहरी विकास को प्राथमिकता देते हुए और रहने की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यकाल में अमृत मिशन यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, स्मार्ट सिटी मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की शुरुआत की। इन योजनाओं के केंद्र में विशेष रूप से वंचितों और गरीबों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ ही परिवारों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और सुविधाओं का निर्माण करने पर जोर दिया गया। यही वजह है बेहतर होते बुनियादी ढांचे के विकास की वजह से इस सेक्टर में अब प्रगति देखने को मिल रही है। साथ ही संसद के बजट सत्र में भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बात का जिक्र किया कि आवासीय घरों की बिक्री 2023 में सबसे ज्यादा रही है। Growth in housing sales in cities has been particularly impressive, indicating that urban households are diversifying the deployment of their savings. In 2023, residential real estate sales in India were at their highest since 2013, witnessing a 33% year-on-year growth with a total sale of 4.1 lakh units in top 8 cities. बजट 2024-25 में भी शहरी आवास सेगमेंट को लेकर बड़ा ऐलान किया गया था। सरकार 30 लाख से अधिक आबादी वाले 14 बड़े शहरों को विकसित करेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत अगले 5 सालों में 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को घर मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस महत्वाकांक्षी योजना के लिए कुल 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिसमें से केंद्र सरकार 2.2 लाख करोड़ रुपए की सहायता प्रदान करेगी। योजना के तहत किफायती दरों पर ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए भी ब्याज सब्सिडी का भी प्रावधान किया गया है। वहीं रियल एस्टेट सेक्टर को भी इस साल से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि साल 2023 रियल एस्टेट के लिए एक बेहतरीन साल साबित हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो शहरी विकास पर भी लगातार सरकार का जोर रहा है और किस तरीके से अलग अलग योजनाएं जो हैं उनमें हमने देखा है कितना विकास मिला है, कैसे विकास को गति मिली है। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ सुधीर कृष्णा जी जुड़ चुके हैं, पूर्व सचिव आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से। बहुत बहुत स्वागत आपका सुधीर जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा आपसे, क्योंकि जब हम बात करते हैं अमृत मिशन की बात की जाए, स्मार्ट सिटी की हम बात करें या जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की बात की जाए, अब से पहले इस तरह की योजनाएं नहीं थी और करीब 1 दशक में हम देख पा रहे हैं कि कैसे जो विकास है उसको रफ्तार मिलती हुई नजर आई है। शहरों के विकास की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि अर्बन माइग्रेशन बहुत बढ़ रहा है जी। अब से ही शहरी जो जनसंख्या है, लगभग 40 करोड़ रहते हैं लोग शहर में। ये बहुत बड़ी संख्या है, 40 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है। और लगभग 5000 शहरों में, यानी कहते हैं कि शहर जो हैं वो केवल 3% ऑफ द लैंड ऑक्यूपाई करते हैं, लेकिन 40% ऑफ द पॉपुलेशन, हमारे 35% से लेकर 40% के बीच की हमारी जनसंख्या जो है वो शहरों में है जी। तो इसमें शहरों में काफ़ी दबाव है विकास का। वो पिछले 10 वर्षों में जो आपने जैसे कहा कि बहुत सी योजनाएं आई हैं। अमृत जो है फ्लैगशिप प्रोग्राम है बड़े शहरों के लिए। इसके पहले JNNRM प्रोग्राम था, उसको आगे बढ़ाते हुए सुधार करते हुए अमृत प्रोग्राम जो आया है, इसमें अब बहुत अच्छे कार्यक्रम आए हैं पीने के पानी के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट के लिए, यानी कि जो यूज्ड वाटर के रिसाइकलिंग के लिए, ग्रीनरी को यानी पार्क और जो ओपन स्पेसेस हैं, ग्रीन स्पेसेस हैं, उनकी बढ़ोतरी के लिए, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए यानी बस सिस्टम है या और भी शहर के रास्ते हैं। अब पैसे की बातें तो आप कहें कि इस समय शहरों को पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं और शहर हैं, उनके लिए सरकार की ओर से पैसे की व्यवस्था काफ़ी की जा चुकी है। अब ये सवाल है कि उसका सदुपयोग करना और कन्वर्जेंस यानी अलग अलग योजनाओं को आपस में बांध के जो मैक्सिमाइज़ करना बेनिफिट है। और लोकल समस्याओं को, जैसे मान लीजिए रोड तो बना दी गई, लेकिन गड्ढे भरने के लिए तो भारत सरकार पैसे देगी नहीं, वो तो म्यूनिसिपैलिटी को करना पड़ेगा जी। बिल्कुल, तो क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये जो विषय है राज्य सरकार के पास भी रहता है और उसके बाद लगातार देखा यही जाता है कि किस तरीके से जो विकास है उसको गति मिलती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो साल 2023 में हमने देखा कि रियल एस्टेट के लिए अभी तक का सबसे बेहतर साल इसको बताया जा रहा है। तो क्या किस तरीके से सुधीर जी आप इसको देखते हैं, क्योंकि जब विकास जिस रफ्तार से हो रहा है उस वजह से ही यहाँ भी एक इस सेगमेंट में ज़्यादा हमें प्रोग्रेस देखने को मिल रही है?
देखिए रियल एस्टेट के दो सेक्टर हैं, एक है अपर सेगमेंट और दूसरा है मिडिल इनकम और लोअर इनकम ग्रुप। जी। तो अपर सेगमेंट के लिए तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी है, वो चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, हम्म। उसके रिपोर्ट भी आई हुई है। लेकिन जो मिडिल और लोअर इनकम ग्रुप है उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ी योजनाएं बनाई हैं। जी। जो PMAY योजना है हम्म। उसके तहत पिछले 10 सालों में 85 लाख घर बना के दिए जा चुके हैं। जी। और ये आने वाले 10 सालों के लिए आपने बताया जैसे 1 करोड़ घर बनाने की योजना बनाई गई है। 10 लाख करोड़ बहुत बड़ी राशि होती है। जी। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके जिसमें भारत सरकार ही 2.2 करोड़ देगी, 2.25 करोड़ लगभग भारत सरकार देगी और बाकी जो है वो राज्य सरकारें और बेनिफिशियरी अपना देंगे। तो जैसा है ये कि शहरों में किसी को घर की दिक्कत नहीं रह जाएगी अब, अगर योजनाओं को राज्य सरकारों ने अपनी हिम्मत से और अपनी सूझबूझ से चलाया। जो भारत सरकार की जो फंडिंग है और जो विजन है जी। उसको किया। बाकी अपर सेगमेंट के लिए तो अच्छा चल रहा है, प्लानिंग की ज़रूरत है, लोकल प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकारों को देना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट करना तो जो अपर हायर इनकम ग्रुप है वो खुद ही कर लेंगे इन्वेस्टमेंट, दिक्कत की ज़रूरत नहीं। लेकिन मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए सरकार की PMAY योजना है, ये बहुत काम की है। और एक और उसमें ख़ास बात इस बार ध्यान दिया गया है कि रेंटल हाउसिंग के लिए, जी। यानी कि जो इंडस्ट्रियल कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स हैं बड़े बड़े, जहाँ वर्कर्स गांव से आते हैं और वो कहाँ रहें, तो वो झुग्गियों में जाके रहते हैं। उसके लिए जो है उसके लिए अपार्टमेंट्स बना के सिंगल रूम अपार्टमेंट को रेंटल हाउसिंग की तरह से बनाना, ये जी। बहुत विजनरी काम है। और अगर इसका लाभ राज्य सरकारें और इंडस्ट्री सेक्टर जैसे कि इंडस्ट्रियल जो संस्थाएं हैं बड़ी बड़ी, अगर वो इसका लाभ उठाएं तो उनका भी भला होगा, क्योंकि वर्कर अगर उनकी इंडस्ट्रियल यूनिट के पास में रहेंगे तो वो समय से आएंगे और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और जी। वर्कर का भला ये है कि उनको आने जाने में और रहने में पैसे कम खर्च करने पड़ेंगे। तो योजना बहुत अच्छी है और इससे डेफिनेटली इंडस्ट्री का भी भला होगा, शहरों का भी भला होगा और जनता का भी भला होगा। जी बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर जब हम देखते हैं इसके ज़रिए जो रोज़गार सृजन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि खासतौर से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की भी अगर दोनों की मिलकर हम बात करें तो इसमें भी हमने देखा कि लाखों लोगों को जो रोज़गार है उसके अवसर मिले थे। किस तरह से जो रोज़गार के अवसर हैं वो ऐसे में बढ़ जाते हैं सुधीर जी? 2 तरह से बढ़ते हैं। देखिए, एक तो जैसे मैंने कहा कि जो वर्कर हैं अगर उनको पता चला कि उनको घर की व्यवस्था मिल जाएगी रेंटल हाउसिंग में लो रेंट पर, तो वो और खुशी से आएंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और दूसरा ये है कि ये घर बनाने के लिए ही अगर आप 1 करोड़ घर बनाने में कितने लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। घर बनाने के जो वर्कर्स हैं, मेसन्स हैं, प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, इनको भी बहुत बड़ी तादाद में इनको भी अपने रोज़गार का मौका मिलेगा। और जब ये दोनों संस्थाएं ठीक से काम करेंगी, दोनों व्यवस्थाएं काम करेंगी, तो लोग आएंगे, लोगों के लिए जो है। और जो सेकेंडरी जो होता है, जैसे मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा तो उस पर ट्रेडिंग बढ़ेगी, ट्रेडिंग बढ़ा तो बिजनेसमैन बढ़ेंगे, बिजनेस का काम बढ़ेगा। तो इस तरह से एक साइकिल जो है, साइकिल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी और उससे एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ होगी और इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। जी बिल्कुल। और इसमें शायद एक और कारक हम देख सकते हैं, क्योंकि जैसा अगर खासतौर से बिल्डिंग मटेरियल की अगर बात की जाए और उसमें भी सबसे ज़्यादा सीमेंट और स्टील के अगर हम देखें जो कि एक बड़ी भूमिका निभाते हैं अर्थव्यवस्था को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने में, तो उस लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण। अवश्य सीमेंट, स्टील और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, साथ साथ में छोटी बड़ी चीज़ें आप देखिए, जो बिजली के सामान हैं, प्लम्बिंग के सामान हैं, उनको बनाना, उनको बेचना, तो ये एक चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। जी। और जो है अगर बस छोटा स्टेट्स को ध्यान ये देना है कि अर्बन प्लानिंग को ध्यान देना है कि ऐसा ना हो कि ये घर बने और उनके लिए कनेक्टिविटी वाटर सप्लाई की ठीक से है कि नहीं, या ड्रेनेज सिस्टम है या नहीं, या रोड की कनेक्टिविटी है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट, छोटी छोटी चीज़ें हैं, सभी के लिए योजनाएं हैं। अगर वो इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करके बनाएंगे, बस सर्विसेज चलने लगी मान लीजिए, तो बस सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल छोटे मोटे या बड़े जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, अस्पताल बना दें, स्कूल की व्यवस्था कर दें, तो ये सब चीज़ें जो हैं एक शहरों की हालात बदल जाएंगी अच्छे ढंग से और बेटरमेंट। जी। और शायद यही सुधीर जी, जब एक स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना की जाती है या एक छवि जो जहन में उतरती है, वो शायद इस तरह की कि जहाँ पे तमाम ये सुविधाएं और उसके लिए ज़रूरी कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास होना चाहिए। और सरकार ने उसी दिशा में सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूती दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने ठीक कहा, और इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी में स्मार्टनेस की बात भी ऐड हो गई। जो स्मार्ट सिटी डिजिटल मिशन है, जो इस बार बजट में भी मुख्य फाइनेंस मिनिस्टर ने उसका उल्लेख किया है, स्मार्ट सिटी डिजिटल मिशन के लिए भी पैसे के प्रोविजन किया गया है। यानी कि जो म्यूनिसिपैलिटी के रिकॉर्ड्स हैं, प्रॉपर्टी रिकॉर्ड हैं और रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, उनको डिजिटाइज करके उनको एक जगह रखा जाएगा, जिससे एक्सेस विल बी इजी। प्रॉपर्टी टैक्स में भी सुधार होगा, उसके मिलने में जनता का भला होगा। यानी कि उनको कोई डॉक्यूमेंट अगर चाहिए तो एक्सेस खुद कर सकते हैं,
और म्यूनिसपैलिटी से मांगेंगे तो इन नो टाइम, एक छोटे से समय में ही म्यूनिसपैलिटी उनको ऑनलाइन उपलब्ध करा सकती है। तो डिजिटाइजेशन ऑफ म्यूनिसिपल गवर्नेंस एंड म्यूनिसिपल रिकॉर्ड्स, ये बहुत बड़ी एक योजना है जिसमें कि अगर राज्य सरकारें उसको सीरियसली ले रही हैं, बहुत से शहरों में ये काम आगे बढ़ चुका है और अच्छा हो रहा है, लोगों को बहुत सहूलियत हो गई है। यानी जी आपको एक टैक्स जमा करने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन टैक्स जमा करिए, अपनी प्रॉपर्टी का स्टेटस देख लीजिए, प्रॉपर्टी में कोई चेंज करना, यानी कि आपने घर खरीदा या बेचा तो उसको अपडेट करना है, आपको ओनरशिप के डेटा, वो सब चीज़ें आप ऑनलाइन कर सकेंगे। तो कितनी सहूलियत हो गई आप देखिए, वरना दिन भर निकल जाता है म्यूनसिपल ऑफिस में जाना और आना, एक बड़ा काम है, अब आप घर बैठे कर सकेंगे। जी तो ये बहुत बड़ी सहूलियत है। जी बिल्कुल सुधीर जी, लेकिन जो मोमेंटम अभी तक बना है, या 2023 की बात की जाए जिसमें हमने देखा जो आवासीय बिक्री है घरों की वो सबसे ज़्यादा रही, तो क्या इस वर्ष भी हम मान सकते हैं कि यही जो रफ्तार है आगे नज़र आएगी? ये रफ्तार आगे बढ़ती रहे, क्योंकि देखिए कोविड में हमें जो हमें सदमा लगा था इकोनॉमी को, उसका असर रियल एस्टेट सेक्टर पर भी आया, और अब उससे हम बाहर निकल चुके हैं और अब हम निकले हैं विद ए बैंग। अब हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारा जीडीपी ग्रोथ कितना हो रहा है, थ्री ट्रिलियन डॉलर, $4 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन का हमारा टारगेट बढ़ता जा रहा है। जी तो उसका रिफ्लेक्शन आ रहा है रियल एस्टेट सेक्टर पर। इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ साथ रियल एस्टेट एक्टिविटीज़ भी बढ़ रही हैं। अब ये हमें देखना है कि लोग गांव से शहर और आएंगे, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो नेचुरली शहरों की तरफ ही होंगी, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर है, जो भी वो इधर होगा। तो लोगों के आने के लिए शहरों को तैयार करना बहुत आवश्यक है। तो जो जी ये योजनाएं हैं, जो चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत है, और जो दीनदयाल उपाध्याय जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है, जी और ये सभी योजनाओं को समन्वित करते हुए एक शहरों के लिए प्लान बनाना बहुत आवश्यक है। जी, और उस पर भी अब आने वाले हम देख सकते हैं जो योजना है उस पर लगातार बेहतर ढंग से क्रियान्वयन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से लगातार विकास की जो रफ्तार है वो तेज़ बनी हुई है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। Thank you. तो जाना आपने किस तरीके से शहरी विकास पर लगातार सरकार का फोकस रहा है। और आइए अब आप नज़र डाल लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि फिनटेक सॉल्यूशंस के विकास में भारत में आय, बचत और संपत्ति सृजन पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ सकता है, जिसकी देश की सामाजिक स्थिरता में अहम भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिनटेक उद्योग को उन चुनौतियों को लेकर जागरूक रहना होगा जिनका असर समाज पर पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के फिनटेक क्षेत्र में प्रगति ने देश को अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। इंडीड की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक आईटी क्षेत्र में नौकरियों में 8.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। एआई, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकियों में तेजी से प्रगति ने विशेष सॉफ्टवेयर विकास की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। इसलिए आईटी कंपनियां आगामी वर्ष में भर्ती की योजना बना रही हैं। पीएम किसान की 18वीं किश्त से पहले एक बड़ा बदलाव हुआ है। अब लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर पीएम किसान पोर्टल या ऐप से खुद परिवर्तित कर सकेंगे। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल से घर बैठे आसानी से काम कर सकेंगे। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी कि वर्ष 2019 और 20 से अब तक 4,903 आदिवासी कारीगरों, आपूर्तिकर्ताओं के 186 करोड़ के उत्पादों की बिक्री की गई है। इसके अलावा 2019 और 20 से लगभग 3.24 लाख लाभार्थियों को 1,577 करोड़ रुपए से अधिक के रियायती ऋण भी वितरित किए गए हैं। सेमीकंडक्टर निर्माण और लक्ष्य वर्णन प्रशिक्षण परियोजना के तहत IISc बेंगलुरु अगले 3 साल में सेमीकंडक्टर प्रौद्योगिकी में 1500 जनजातीय छात्रों को बुनियादी प्रशिक्षण और 600 जनजातीय छात्रों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इंजीनियरिंग विषयों में स्नातक छात्र इस कार्यक्रम के लिए आवेदन कर सकते हैं। दूरसंचार नियामक ट्राई ने फर्जी कॉल करने वालों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई के तहत कहा है कि दूरसंचार कंपनियां उन संस्थाओं के दूरसंचार संसाधनों को बंद कर देंगी जो फर्जी कॉल करने के लिए थो कनेक्शन का दुरुपयोग करेंगी। ट्राई ने यह भी कहा कि ऐसी संस्थाओं को 2 साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट भी किया जाएगा। देश की सरकारी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नेट मुनाफा 9.61% बढ़कर 10,461 करोड़ रुपए का हो गया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में ये 9,544 करोड़ रुपए था। देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज NSE पर पहली बार पंजीकरण करने वाले निवेशकों की संख्या 10 करोड़ के पार चली गई है। एक्सचेंज पर फिलहाल 19 करोड़ ग्राहक कोड पंजीकृत हैं। पिछले 5 साल में निवेशक आधार में 3 गुना उछाल देखने को मिला है, जो डिजिटलीकरण में तीव्र वृद्धि, निवेशक जागरूकता में वृद्धि, वित्तीय समावेशन और बाजार के निरंतर प्रदर्शन के चलते हुआ है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण NCLT ने IIHL को
रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना के तहत एक विशेष एस्क्रो खाते में 2,750 करोड़ रुपए जमा करने का निर्देश दिया है। हिंदुजा समूह की कंपनी IIHL को उक्त राशि जमा करने के लिए 48 घंटे का वक्त दिया गया है। जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी DGGI ने 341 करोड़ रुपए की कथित टैक्स चोरी पर बजाज फाइनेंस को कारण बताओ नोटिस भेजा है। कंपनी पर जून 2022 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान कथित तौर पर 341 करोड़ टैक्स चोरी पर 100% का जुर्माना लगाया गया है। नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के एक विश्लेषण के अनुसार केनरा बैंक, यूनियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक को निफ्टी नेक्स्ट 50 में जगह मिल सकती है। इन बैंकों के शेयरों को बैंकिंग इंडेक्स में शामिल किए जाने से PSU बैंक स्टॉक में लगभग $45 मिलियन का निष्क्रिय प्रभाव हो सकता है। नुवामा का मानना है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में JSW एनर्जी, NHPC और हिंदुस्तान जिंक को भी जगह मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इकोनॉमी टुडे में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।